वो काम करने तब जाती थी जब पूरा गांव उस पोखर से नहाकर पानी भर के ले जाता था। उसके बाद विधवा जाती थी। 2011 से अंतिम संस्कार के कार्य को कर रही हूँ। बाथरूम में मेरे साथ एक बंदा घुसा और उसने मेरे साथ थोड़ी सी बदतमीजी की। मेरे जबरदस्ती बाल मुड़ाए गए। मैंने एक कमरे में ताला लगा देखा। मैंने ताला खुलवाया तो देखा 2 महिलाएं उसमें बंद थी। मैं कॉलेज से लौट रही थी तो मैंने देखा, पैदल ही लौट रही थी, कि एक टेम्पो वाला एक बच्ची से झगड़ा कर रहा है पैसे के लिए। मैंने पूछा तो बोला ये मथुरा से आई है और इसके पास टेम्पो के पैसे नहीं है। मैंने उसको पैसे दिए और उस बच्ची से पूछा कहाँ जाना चाहती है। बोली मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है। मैं उसको अपने साथ ले आई और जब मैंने उस बेटी से जाना कि वो बिहार के पटना से आगे किसी गाँव देहात क्षेत्र की बेटी थी, घर से नाराज होके, अब किस कारण से नाराज थी ये बताना नहीं चाह रही थी। जब पूछा तो बोली कि मैं पटना से एक ट्रेन में चढ़ी, मथुरा उतरी और मथुरा से वृंदावन आई। कारण पूछा क्यों? बोली परेशानी है इसलिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बेटी जिसके पास पैसा नहीं, वो वहां से यहाँ तक कैसे आ पहुंची? जिसके पास टेम्पो के 20 रुपए देने को नहीं थी, वो पटना से यहाँ तक कैसे आ गई? पर बहुत कुरेदा उसे। तो उसने बताया कि बाथरूम में मेरे साथ एक बंदा घुसा और उसने मेरे साथ थोड़ी सी बदतमीजी की और मैं बाथरूम से बाहर आके फिर जनरल बोगी में बैठ गई। जहाँ महिला होती है ना, उसके साथ बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो उसकी सुरक्षा से जुड़ी होती है। और फिर समाज तो ऐसा है कि 3 महीने की बच्ची को भी नहीं छोड़ता और 70 साल की बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ता। राक्षस हर जगह हैं। मैं ये नहीं कहती कि केवल वृंदावन, मथुरा या यूपी या बिहार में ही है, राक्षस सब जगह हैं। कब किसकी प्रवृत्ति किस तरीके की हो जाए। जब मैं आश्रम में जाती थी तो मैंने एक कमरे में ताला लगा देखा। वहां की वार्डन से पूछा कि ये ताला क्यों? तो बोले मैडम कुछ नहीं है, मैं टहलते हुए वहां गई तो मुझे लगा अंदर कोई है। मैंने ताला खुलवाया तो देखा 2 महिलाएं उसमें बंद थी। और वो महिलाएं कैसी थी? इतनी जर्जर, इतनी बीमार, उनका मलमूत्र भी उनके पास बिखरा हुआ था और वहीं उनके भोजन की प्लेट रखी हुई थी। कोई इंसान कैसे रह सकता है? जानवर भी नहीं रह सकते। वो तो एक महिला थी और वो चौपाई की तरह चल रही थी। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों? और वो मुझे देख के रोने लगी। तो ये चीजें दिल को झंझोड़ देती हैं। उस रात में पूरी रात नहीं सो पाई। नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गौतम वृंदावन से आप लोगों के सामने, क्योंकि वृंदावन और वृंदावन के आसपास, बेसिकली वृंदावन में ज्यादा, बिहार और पश्चिम बंगाल की इतनी महिलाएं हैं जो शायद अपनों से परित्यक्त हैं, अपनों से त्याज्य हैं और वृंदावन में ठाकुर जी की शरण में मोक्ष की कामना में आती हैं। उनके बीच में ही अपना समय बिताती हूँ। एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और वहीं मेरी सेवाएं चल रही हैं। और पूरे वर्ष भर में पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से बहुत से यात्री वृंदावन में आते हैं। तो मैं हमेशा देखती थी कि उसमें महिलाओं की संख्या बहुत होती थी और महिलाएं भी ऐसी कि कुछ महिलाएं तो बहुत चमक दमक के साथ, लाल पाड़ की साड़ी, शांखा सिंदूर, और कुछ महिलाएं जिनके सर पर बाल भी नहीं, जो मैली कुचैली सफेद रंग की साड़ी पहन के। मैं आपको बताऊं, ये विधवा शब्द है ना, ये मैं लेना नहीं चाहती क्योंकि ये नारी के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा अभिशाप है। परंतु क्योंकि ये एक समाज में प्रचलित शब्द है तो लेना पड़ता है। तो लतिका ने जो बताया कि मैं विधवा हूं और मेरी शादी जब मैं 9 साल की थी तब 30 साल के व्यक्ति से कर दी गई और 30 साल का वो व्यक्ति 2 साल बाद खत्म हो गया। मैं जब 11 साल की थी तब मैं विधवा हो गई। मेरे जबरदस्ती बाल मुड़ाए गए। मुझे मछली खाने को नहीं दी जाती जो कि पश्चिम बंगाल का मुख्य भोजन है। मुझे पांता भात खाने को दिया जाता है कि रात में चावल बनाकर और पानी डाल के रख देते हैं और सुबह उस भात को खाना पड़ता है। और इस सब के पीछे रीजन ये है कि उनकी जो भावनाएं हैं तामसिक खाना खाने से, हो सकता है कि वो प्रबल हों, इसलिए उनको इस तरीके का भोजन। और सबसे बड़ा जो अभिशाप जो मैं समझती हूँ पूरे नारी जाति के सम्मान पर कलंक है, वो है कि अपने ही परिवार के किसी विवाह उत्सव में, किसी सामाजिक उत्सव में उनका प्रवेश तक नहीं है। उनको कमरे में बंद कर दिया जाता था। आज भले ही शिक्षा के प्रचार प्रसार से थोड़ी सी मानसिकता बदली हो, परंतु ये उस समय की बात है जब पोखर में भी वो काम करने तब जाती थी जब पूरा गांव उस पोखर से नहाकर पानी भर के ले जाता था। उसके बाद विधवा जाती थी। कैसा है ये समाज? चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, या झारखंड हो, या उड़ीसा हो, या और कोई भी स्टेट हो,
यदि महिलाओं के साथ इस तरीके का बर्ताव परिवार और समाज करता है तो इससे बड़ा कलंक कोई नहीं हो सकता। और मैं ऐसी ही अवशक्त महिलाएं जो वृंदावन में हैं उनके साथ जुड़ी हूँ, उनकी बहन हूँ, उनकी बेटी हूँ। 2011 से अंतिम संस्कार के कार्य को कर रही हूँ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का एक सर्वेक्षण आया मथुरा में कि वृंदावन में आश्रमों में और सड़कों पर रहने वाली ऐसी कितनी माताएं हैं जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है, जिनको भोजन की आवश्यकता है, जिनको छत की आवश्यकता है। वो सर्वेक्षण सौभाग्यवश मुझे मिला और मैंने शुरू किया। सर्वेक्षण में कुछ तथ्य ऐसे थे कि इनको भोजन, इनके छत की व्यवस्था के अलावा भी यदि कुछ है तो आप उसके लिए लिखिए। सर्वेक्षण को करते करते मन में एक विचार आया कि यदि माता यहाँ रहती है, खाती है, पीती है, बीमार होती है, तो मृत्यु होने के बाद इसका अंतिम संस्कार कैसे होता है। बस मैंने संपर्क किया नालसा को। नालसा ने कहा आप सपोर्टिंग पेपर लेकर उस आधार को लिखिए। मैंने लिखा, जो मुझे मिला वो मैंने लिखा, और शायद वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि वहां से मैंने संकल्प लिया कि अब वृंदावन या उसके आसपास की भूमि पर जो भी माता शरीर छोड़ती है तो उसकी ये बेटी, उसकी ये बहन या उसकी जो माँ मैं बनी हूं उसका अंतिम संस्कार ससम्मान करूंगी। और तभी से मेरा जो पावन संकल्प है, आज 13 साल पूरे हो गए हैं, मैं ये अंतिम संस्कार करती आ रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि मुझे सूचना मिली कि 2 माताएं परिक्रमा मार्ग में मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं। पुलिस ने सूचना दी। मैं जब वहां पहुंची तो मैंने देखा कि दोनों माताएं शायद रात को इस संसार को छोड़ चुकी थी। पुलिस की कार्रवाई पूरी करके उनको पोस्टमार्टम गृह लेके गई मैं, जहां पर उनका पोस्टमार्टम हुआ। और 3 दिन बाद, क्योंकि 3 दिन इंतजार करना था उसके अपनों का, उसके अपने परिवार का, उसके अपने बेटों का, जो आके कम से कम उसको मुखाग्नि दे सकें, उनका अंतिम संस्कार कर सकें। दोनों के थैले टटोले तो आधार कार्ड मिले। आधार कार्ड से फोन किया, पुलिस ने भी फोन किया, मेरी भी बात हुई। एक महिला झांसी के आसपास किसी गांव की थी और दूसरी बिहार के किसी इंटीरियर क्षेत्र की। बड़ा दुख हुआ, मन को कष्ट हुआ कि जब दोनों के ही परिवारों ने आने से मना कर दिया और कहा कि आप ही सारा काम कर दीजिए। तो ये कहानी नहीं है, ये अनुभव की बात है जो मेरे साथ वृंदावन में और वृंदावन के आसपास के क्षेत्रों में आए दिन होती रहती हैं। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। मैं यदि बताना शुरू करूं तो शायद मैं समझती हूँ मेरे लिए दिन महीने लग जाएंगे, क्योंकि पिछले 13-14 साल का सफर जो है वो मेरा ऐसा ही है, जिसमें एक दिन में 24 घंटे होते हैं, पर 24 घंटे में मेरे साथ कितनी घटनाओं से मुझे रूबरू होना पड़ता है तो वो मेरे जहन में है। मैं कहीं रिकॉर्ड नहीं रखती क्योंकि मैंने उन सबको देखा है, अनुभव किया है। तो जब याद आती हैं वो चीजें तो मैं रात को सो नहीं पाती। अभी मैं अपने बारे में बताना शुरू करूं। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है, 2 बहुएं हैं, एक नातिन है, एक पोता है। मेरे पतिदेव रिटायर्ड बैंक अधिकारी रहे हैं। सच बताऊं, जब तक पति के घर से सहयोग नहीं मिलता तब तक कोई लड़की और बहू आगे नहीं बढ़ सकती। मैं जब ब्याह के अपने घर आई तो मेरी सासू माँ भी अध्यापिका थी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन उसी वर्ष किया था और गोल्ड मेडल लिया था। पीएचडी में मेरा एडमिशन हो चुका था। मैं 3 विषयों में एमए हूँ और 2 विषय में पीएचडी हूँ और वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो। और पहली बार जब मेरा बड़ा बेटा होने वाला था उस समय मैं बीएड कर रही थी और 8वें महीने तक मैंने कॉलेज रेगुलर किया, जबकि महिलाएं आराम करती हैं। पर मैंने कहा नहीं, आराम नहीं करना। इस जीवन में मैं कुछ कर लूंगी तो शायद भविष्य में उसके कुछ प्रतिफल मुझे मिलेंगे। मेरी बहुएं भी बहुत अच्छी हैं, बहुत संस्कारी हैं। मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। सबसे ज्यादा इसका श्रेय जाता है मेरी स्वर्गीय सासू माँ को, जिन्होंने मुझे जुझारू बनाया, जीवन जीना सिखाया। जीवन आराम का नाम नहीं है। जीवन में हर पल, हर क्षण
कुछ सोचें, कुछ करें, चिंतन करें, मनन करें। आज इसीलिए मैं उनको नमन करती हूँ और उन्हीं के नाम से मेरी स्वर्गीय सासू माँ श्रीमती कनकलता गौतम, उन्हीं के नाम से मैंने अपनी संस्था का नाम रखा है कनक धारा। मेरे पति हमेशा कहते हैं कि किसी दिन तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, जिसको तुम रोकती हो या पकड़ती हो या किसी बच्ची को बचाती हो, तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया तो मैं कहती हूँ शहीद हो जाओगे। नाम तो होगा कि बेटियों के लिए मैं शहीद हुई। कई घटनाएं ऐसी हैं। अभी 2 साल पहले की घटना है कि मुख्य बाजार में रात में 10:30 बजे 6 फुटा एक इंसान शराब के नशे में महिलाओं को छेड़ रहा था। मैं उधर से अपनी पुत्रवधू और नातिन के साथ निकल रही थी। मेरे हाथ में, क्योंकि वृंदावन में बंदर बहुत हैं, तो डंडा था। मैंने जब देखा कि एक बंदा महिलाओं को छेड़ रहा, कोई रोकने वाला नहीं है, एक बार को तो लगा मैं साइड हो जाऊं, पर नहीं, मन नहीं माना। मैंने बहू को एक हाथ से अलग किया, नातिन को किया और डंडे से उस व्यक्ति की अच्छे से हाथ पैरों में 2-4 डंडे लगा दिए। पीछे से पुलिस का चेतक का सायरन बजा और हिम्मत बढ़ी, पुलिस के हवाले किया और उसको दंड मिला। तो कभी कभी लगता है कि पता नहीं ईश्वर कहाँ से हिम्मत दे देता है। उस समय कौन सा रूप आ जाता है मेरे अंदर कि चिता पर जब मैं होती हूँ तो शायद इस जीवन से वैराग्य हो जाता है, और जब किसी ऐसे घटनाक्रम को देखती हूँ तो काली माँ का स्वरूप मुझे लगता है कि शायद मुझे लगता है काली माँ की चित्र मुझे सामने नजर आ रहा है और ऐसे दुष्टों का संहार होना ही चाहिए। आपके सामने इन सब बातों को रखने का केवल एक ही मकसद था कि महिलाओं का सम्मान करें, बेटियों को सुरक्षित रखें, बहुओं को भी सम्मान दें, बेटियों को भी सम्मान दें, और सबसे बड़ी बात, महिलाएं खुद आगे आए, बेटियां आगे आए, हिम्मत रखें, दब्बू न बने, जहां भी अन्याय होता देखें उसका सामना करें। पश्चिम बंगाल की ही बात लीजिए, अशिक्षा कारण हो सकता है क्योंकि आज भी वहां बाल विवाह पर रोक नहीं है, परंतु विधवा विवाह पर रोक है। क्यों नहीं महिलाएं वहां आगे आती हैं जो विरोध करें कि हम विधवा होने पर बालों को नहीं मुड़ाएंगे, हम जीवन को उसी तरह से जिएंगे जैसे हमारा जीवन है। फिर विधवा नाम भी क्यों? वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है और उसका अपना नाम है। केवल एक पति के मरने के बाद विधवा नाम दिया जाना कौन से उसकी बात है? ये किस शास्त्र में लिखा है? तो ऐसे यदि शास्त्र में भी कहीं लिखा है तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी इस चैनल के माध्यम से कि विधवा शब्द को तो कम से कम संविधान की डायरी से हटा देना चाहिए, क्योंकि विधवा शब्द नाम आते ही ना एक ऐसी आकृति बनती है जो पश्चिम बंगाल से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो या पूरे भारत से कहीं से भी हो, वो एक महिला के लिए सम्मान नहीं है। मेरे इस काम के चलते मुझे पहचान मिली, और आपको बता दूं, राष्ट्रपति भवन से भी 3 बार न्योता मिला मुझे। पहली बार नारी शक्ति पुरस्कार, जो कि पूरे भारत से 6 महिलाओं को मिलता है, और 2015 में उत्तर प्रदेश से प्रथम महिला मैं थी जिसको नारी शक्ति पुरस्कार मिला। आज मैं आपके सामने जोश टॉक बिहार के मंच से ये कहना चाहूंगी कि संपूर्ण भारतवर्ष में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में या और भी जो प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश में, सरकार हमारी महिलाओं के लिए बहुत व्यवस्था कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए, परंतु उन तक पहुंचाना, सही व्यक्ति तक उसकी आवश्यक चीजें मुहैया हों, ये हमारा भी दायित्व बनता है, समाज के हर नागरिक का दायित्व बनता है। और विशेषकर उन महिलाओं से जो कुछ करना चाहती हैं पर किसी संकोच में आगे नहीं आ पाती, उन बेटियों से जो ये सोचती हैं कि हम भी देश के लिए कुछ करें, वो आगे आएं और अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र की बेटियों के लिए, राष्ट्र की बेटियों के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, नारी के सम्मान के लिए हम वो सब कुछ करें जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे न मिलते, एकदम मिलते, झंडा गाड़ देबू।